हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शंकर रमन। आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 डील कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं वो है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सपोज 2a। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हम उसे ही क्या कहते हैं, डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या होता है, काफी छोटा होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने क्या सीखा हुआ है कि इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है एनी ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। ठीक है, तो Q इंटू 2a क्या होता है, इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा याद रखें, फ्रॉम माइनस टू प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड में इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ओके, तो भाई इस डाइपोल की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो चलो लेट्स सी कैसे करेंगे हम इसे। सो लेट्स टेक वन डाइपोल, its charge is minus q and its plus q। ठीक है, इनके बीच हमने डिस्टेंस क्या ले लिया है बच्चों, 2a, और ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a, isn't it? है ना बच्चों, जब भी डाइपोल से डिस्टेंस बोला जाता है कि डाइपोल से इतने डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल निकालिए, तो हमेशा वो डिस्टेंस कहां से लिया जाता है, डाइपोल के मिड पॉइंट से। ठीक है, तो कोई पॉइंट P है बच्चों, सपोज यहां पर, ठीक है, कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मुझे इस डाइपोल की वजह से क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो और इस डाइपोल से इस पॉइंट तक की दूरी ये कहलाती है बच्चों, है ना, हमेशा मिड पॉइंट से डिस्टेंस, डाइपोल से डिस्टेंस मतलब डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लो बच्चों ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d है। ठीक है, तो भाई ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया और ये एंगल है सपोज क्या, थीटा। ठीक है, तो ये एंगल बना रही है ये। ठीक है, डाइपोल एक्सिस, ध्यान से देखिए, डाइपोल एक्सिस माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो ये हो गया आपका डाइपोल का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो डाइपोल का डायरेक्शन हो गया ये। ओके, और ये क्या हो गया आपका, पोजीशन का। ठीक है, पोजीशन का हो गया बच्चों। ठीक है, D, अंडरस्टूड। तो चलो भाई, अब हमें क्या करना है, वहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो इसके वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे इंडिविजुअली, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज देन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, और दोनों की वजह से जब हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, उनको ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली, हमें टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो भाई चलो, हमको क्या चाहिए, इसके वजह से अगर यहां पर पोटेंशियल चाहिए तो वी विल रिक्वायर दिस डिस्टेंस, है ना बच्चों, ये डिस्टेंस चाहिए, है ना। इस डिस्टेंस को मान लो मैंने क्या बोला बच्चों, r1। ठीक है, ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको आप एक्सटेंड कर लें। ठीक है, अगर आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करें, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें, यूं। ठीक है बच्चों, तो जब आप ऐसा देखोगे, चूंकि ये दूरी बहुत कम है ना, ये वाली दूरी क्या है, कम है, तो
तो बच्चों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस बोल रहा हूं बच्चों, मान लो ये P है, मान लो मैंने इसका नाम रखा है A, इसका नाम रखा है O, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम है सपोज B, एंड इसका मैंने नाम रख लिया बच्चों M। ठीक है, ऐसा। तो बच्चों आप देखोगे कि AP और MP ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, बराबर। ठीक है, तो AP और MP चूंकि बराबर हो गया। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए बच्चों, चूंकि ये A है, ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, तो चलो ये थीटा हो गया। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, तो चूंकि ये A है तो यहां से मेरे को OM मिल जाएगा। ठीक है, OM कितना मिल जाएगा बच्चों, A cos थीटा मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो OM मिल गया हमें A cos थीटा, A cos थीटा। ठीक है बच्चों, साथ में ये जो PM है, PM क्या हो जाएगा, OP जो कि D है प्लस OM। ठीक है, तो therefore PM is equals to PO प्लस OM। तो PO कितना है बच्चों, D प्लस OM कितना है, A cos थीटा। ठीक है, तो ये जो PM डिस्टेंस है वो क्या आ गया, PM इज इक्वल टू D प्लस A cos थीटा। फिर मैंने क्या बोला बच्चों, PM और PA क्या है, आपस में बराबर है। तो सिंस PM इज इक्वल टू PA, देयरफॉर R1 PA क्या है, R1, तो R1 किसके बराबर हो गया, PM, और PM हमारे पास कितना आया है, D प्लस A cos थीटा। आगे बात समझ में बच्चों। तो जब मुझे ये डिस्टेंस मिल गया, तो अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूं। देयरफॉर मैं मान लो इस पोटेंशियल, इसके वजह से जो वहां पोटेंशियल बनेगा उसको मैं डिनोट करता हूं V सबस्क्रिप्ट माइनस Q से। ठीक है, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ठीक है बच्चों, तो चूंकि फॉर्मूला होता है K Q बाय R, तो Q इसका कितना है बच्चों, माइनस Q, और डिस्टेंस कितना है R1, तो हो गया बच्चों माइनस KQ, और R1 कितना है देखो, D प्लस A cos थीटा। ये हो गया V ड्यू टू माइनस ऑफ Q। इसको मैंने मान लिया, बोलो इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अब हमको इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। जब मुझे इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए होगी भाई, दिस डिस्टेंस वी विल रिक्वायर। ठीक है, इसको मैं बोल लेता हूं सपोज R2। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन वी विल डू द सेम प्रोसेस, है ना। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, लाइक दिस। जब हम ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लो मैंने नाम रख दिया बच्चों N इस पॉइंट का। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट P डिस्टेंस PB है और ये जो डिस्टेंस PN है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब अगेन देखो बच्चों, चूंकि ये A है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा ON की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, A cos थीटा, है ना। ये डिस्टेंस, ये A है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, A cos थीटा। तो ON मिल गया हमें A cos थीटा। ठीक है बच्चों, और ये टोटल क्या है बच्चों, D। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस टोटल D, ये A cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, D माइनस A cos थीटा। ठीक है, तो चूंकि है ना PN इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, PO माइनस PN इक्वल टू PO माइनस ON, ऐसा लिख सकता हूं, है ना। PN को PO माइनस ON लिख सकता हूं कि नहीं। चलो, तो भाई वही किया मैंने। तो PN निकालना है मुझे, PN इक्वल टू PO कितना है, D, और ON कितना निकाला हमने, A cos थीटा, तो A cos थीटा, तो D माइनस A cos थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, सिमिलरली चूंकि मैंने बोला है ना कि आपका ये PB और PN क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, चूंकि है ना PB इज इक्वल टू PN, है ना। तो देयरफॉर PB क्या हमने शो किया है बच्चों, R2,
और Pn हमारा क्या आया, d माइनस a cos थीटा। तो दिस वे वी फाउंड R2, है ना। तो अब तो भाई कोई टेंशन ही नहीं बची। देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं पी वी प्लस ऑफ क्यू से। तो यहां से वी विल गेट के, क्यू कितना है बच्चों, क्यू है, और आर टू, तो के क्यू बाय आर टू की वैल्यू कितनी है, डी माइनस ए कॉस थीटा। सो वी प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाय डी माइनस ए कॉस थीटा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन वी आर गेटिंग। तो भाई दोनों जगह से मुझे क्या हुआ, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से यहां पर पोटेंशियल मिल गया। तो भाई जब किसी पॉइंट पर, है ना, सेवरल चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल निकालना होता है, तो वी विल डू व्हाट, वी विल सिंपली ऐड देम अलजेब्रिकली। तो हम लोग इसको अलजेब्रिकली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलो, तो भाई दोनों पोटेंशियल्स को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, तो वहां का टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इस चीज को। तो हमारे पास ये हैं दोनों पोटेंशियल, ठीक है, माइनस चार्ज की वजह से इतना, प्लस चार्ज की वजह से इतना। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से जो आया है उनको ऐड करना है अपने को। तो चलो भाई, माइनस क्यू की वजह से ये आया है, तो माइनस के क्यू बाय R1 कितना था, d प्लस ए कॉस थीटा, है ना। तो d प्लस ए कॉस थीटा, एंड इसके वजह से कितना है, के क्यू बाय d माइनस ए कॉस थीटा, लाइक दिस। ठीक है, अब आगे क्या करना है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस वी विल गेट द आंसर। सी, तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, के क्यू कॉमन ले सकते हैं, इसको 1 अपॉन डी माइनस ए कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो चलो के क्यू डी माइनस ए कॉस थीटा इंटू डी प्लस ए कॉस थीटा, है ना, डी प्लस ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों क्या कट रहा है देखो, तो ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल हो जा रहा है, के इंटू क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट। अब यहां पर अगर हम गौर से देखें तो बच्चों ये इंटू ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं के पी कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हुआ टोटल पोटेंशियल। ठीक है, तो भाई हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशन। ठीक है, तो के पी कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, विच वी हैव टू लर्न। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया बच्चों। अब अगर यहां पर हमने एक चीज ले लिया बच्चों कि इफ ए इज, जनरली मैंने क्या बोला है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, काफी कम। डाइपोल का डेफिनेशन ही यही है कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ए बहुत बहुत छोटा हो जाए डी से, तो वी कैन निग्लेक्ट दिस टर्म। ठीक है, आपको वैसे ये भी याद रखना है, लेकिन जब ऐसा होगा इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इस वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हो। देयरफॉर v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाय डी स्क्वायर, ये एक और एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, के पी कॉस थीटा बाय डी स्क्वायर। तो बोथ द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, बोथ द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर ए बहुत छोटा हो जाए तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा और। अब बच्चों ये किसी भी है ना, किसी भी जगह पर आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बट आप जानते हो कि पोटेंशियल के केस में दो जो पोजीशन है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं।
डाइपोल के केस में कौन से दो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? एक होता है बच्चों एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो चलो स्पेशल केस। ठीक है, पहला पोटेंशियल एट चलो पहले एक्सियल ले लेते हैं। एट एक्सियल पोजीशन। तो बताओ भाई एक्सियल पोजीशन कहां होता है? एक्सियल पोजीशन होता है ना, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये डाइपोल है, तो डाइपोल के तरफ यहां पर कोई पॉइंट पोजीशन आया, तो बताओ थीटा क्या हो जाए? ये ऐसा हो गया, तो थीटा क्या हो गया? 0 या 180, है ना। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना। थीटा 0 तो क्या हो जाता है बच्चों? cos 0 1 हो जाता है। देयरफॉर v, है ना, उस साइड अगर हमने लिया है तो क्या हो जाएगा बच्चों? kp cos थीटा बाय d स्क्वायर। तो kp cos थीटा का क्या हो गया? cos 0 क्या हो गया? 1, तो kp बाय d स्क्वायर। तो सिंपली ये आ गया आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए बात को? अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है? ये वाला पोजीशन। तो ये वाला जब पोजीशन लेंगे तो एंगल कितना बन जाएगा बच्चों? 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री हो गया तो cos 90 क्या होता है बच्चों? 0। देयरफॉर पोटेंशियल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई भी पॉइंट आएगा उस पर पोटेंशियल क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। समझ गए क्या बच्चों? तो अगर आप यहां पर एक प्लेन डालोगे तो वहां पर भी क्या है, वो प्लेन कैसा आएगा बच्चों? इक्विपोटेंशियल, है ना, इक्विपोटेंशियल प्लेन बन जाएगा। आपको अगर कभी बोला जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए तो आप इसको प्लेन मान करके, है ना, जो इक्वेटोरियल एक्सिस से पार हो रहा होगा वहां पर भी आपको क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमें सीखना है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन rotating an electric dipole in external electric field. ठीक, work done in rotating an electric dipole in external electric field। चलो इसको देखते हैं बच्चों। तो मान लो एक हमने डाइपोल बना लिया, -q +q, तो ये क्या हो गया भाई? डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, p का डायरेक्शन हो गया। ओके, और यहां मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो p और e के बीच में एंगल है सपोज थीटा। p और e के बीच में एंगल है सपोज थीटा। तो एक चीज आपको पता है बच्चों कि इस पर टॉर्क कितना लगता है? वी नो दैट, है ना, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड कितना हो जाता है बच्चों? P क्रॉस E, बोले तो P E साइन थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, P क्रॉस E, P साइन थीटा। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब बच्चों
P क्रॉस E है ना करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल आएगा। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, यहां पर इस डाइपोल को थोड़ा भी अगर घुमाना है, ठीक है, अगर इस डाइपोल को थोड़ा भी घुमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ध्यान दें, एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। तो कितना हो जाता है बच्चों, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। टाउ इज पी ई साइन थीटा डी थीटा। इतना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से होगा। देयरफॉर टोटल वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर लेंगे हम, पी ई साइन थीटा डी थीटा। मान लो कहां से कहां तक करते हैं, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक करते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, डब्ल्यू ई एक्स टी इज इक्वल्स टू पी ई कॉन्स्टेंट टर्म है बच्चों, साइन थीटा का क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, तो डब्ल्यू ई एक्स टी वी आर गेटिंग हियर माइनस पी ई कॉस थीटा, है ना, थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट पुट करो, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो हो जाता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इतना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करना पड़ता है। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में, थीटा 1 से थीटा 2 के तक रोटेट करने में। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपसे वर्क डन पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, दिस इज द वर्क डन। हाँ, ध्यान रहे ये किसकी वजह से, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से। ठीक है, चलो अब इसके बेस पर एक और चीज आता है, एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, चलो उसको भी इसके साथ में ही कंप्लीट कर लेते हैं। सी पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों आपने क्लास 11th में सीखा है, क्लास 11th में सीखा है कि जब भी, ठीक है, जब भी वर्क डन होता है तो क्या होता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है। अगर, है ना, याद करो आपने सीखा है कि डेल यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ड्यू टू एक्सटर्नल, और दूसरी चीज सीखा था हमने, डेल यू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव। ये दो चीजें हमने सीखा था। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क डन होगा उसके इक्वल टू होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके नेगेटिव के बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि हमने अभी क्या निकाला है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकाला है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो चलो अभी अभी हमने देखा है कि भाई सिंस डब्ल्यू ई एक्स टी इक्वल्स टू क्या होता है, पी ई
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और वहां से दिख रहा है ऑल्सो डेल u इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी, यानी टी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है बच्चों, अब डेल यू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टीई cos थीटा 1 क्या है, इनिशियल एंगल है उसका, किसके बीच का एंगल, P और E के बीच के एंगल। ठीक है, और थीटा 2 क्या है, उसके बीच का फाइनल एंगल। अंडरस्टूड। अब भाई याद करो, हमने हमेशा जब भी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं हमेशा हम एक रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, हमेशा हम एक रेफरेंस लेते हैं। यहां पर बच्चों है ना 90 डिग्री को रेफरेंस लिया जाता है और वहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाता है, जीरो। ठीक है, वहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है। एट थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना, मान लो हमने उसको इनिशियल माना, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा बच्चों। ठीक है, वहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो थीटा 2 समथिंग मान लो थीटा, और वहां का एनर्जी जो है वो क्या मान लिया, u। अब इन सारे लिमिट्स को जब हम यहां पुट करेंगे तो फाइनल क्या हो गया बच्चों, u, इनिशियल क्या हो गया आपका जीरो, Pe cos थीटा 1 क्या लेने बोला है 90, cos 90 क्या हो जाता है बच्चों जीरो, माइनस थीटा 2 क्या लेने बोला है थीटा, तो आपको आ रहा है u इक्वल्स टू Pe है ना माइनस Pe cos थीटा, u इक्वल्स टू माइनस Pe cos थीटा। ठीक है, अब आपको बाय डेफिनेशन याद होगा Pe cos थीटा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है इसका, तो माइनस P डॉट E। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जब कभी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर होगा तो उसके बीच कितना, उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो सर इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस ऑफ P डॉट E। समझ गए बच्चों। यहां पर डाइपोल के स्टेबिलिटी के बारे में इस रिजल्ट से आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, या तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप ध्यान दें। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। तो आप देखो मिनिमम कब होगा, जब मैं क्या ले लूंगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, जब थीटा इक्वल टू 0 ले लूंगा तो माइनस P cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो u क्या आएगा बच्चों माइनस Pe, जो कि क्या है मिनिमम है। ठीक है, माइनस ऑफ Pe जो कि क्या है मिनिमम है। तो भाई आप ध्यान रखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए P और E के बीच में एंगल क्या चाहिए, 0। क्या मतलब हुआ 0 एंगल का, P भी इस डायरेक्शन में, E भी क्या सेम डायरेक्शन में। जब फील्ड और डाइपोल दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। तब एंगल उनके बीच में 0 डिग्री होता है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और वो कितना होता है माइनस P इंटू E होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा चीज होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कब होगा भाई मैक्सिमम, जब थीटा इक्वल्स टू क्या ले लूंगा मैं 180 डिग्री। 180 डिग्री ले लूंगा तो u बराबर माइनस Pe और cos 180 क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो प्लस Pe आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्या।
तो ये जो है आपका इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इस कंडीशन में ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ भाई, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री कहने का, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री कहने का मतलब हुआ कि अगर P का डायरेक्शन इधर है तो E का डायरेक्शन उसके एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, P हो जाएगा, और इस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में भी, बोर्ड में भी, थ्योरी में भी, सब में पूछा जाता है कि बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसको आपको माइंड में रखना है। और तीसरा चीज बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा होना चाहिए बच्चों 90 डिग्री। थीटा 90 हो जाएगा तो भाई ये u क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, 0। 90 डिग्री का मतलब P अगर इधर है बच्चों तो E किधर होगा, इस तरफ होगा, है ना, तब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। दे आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगली बार। ओके।